बच्चे लोग, आप लोगों को पिछले क्लास ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कोई डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हो। कुछ पूछना वगैरह है? हाँ, किसी को कुछ नहीं पूछना है। कॉपी देना बच्ची ज़रा, जो तुम नोट्स बनाई थी ना, कॉपी देना ज़रा, पूछ लेता हूँ मैं ही। कुछ बनाई थी ना, लिखी थी ना पर्ची पे, कुछ 4-5 पर्ची बनाई थी। अच्छा वो नहीं, कौन पर्ची पे लिखी थी? तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मैं पूछ रहा हूँ। चलो, मोरुला कितने सेल स्टेज का होता है? बच्चा पीछे से बताना शुरू करो। मोरुला कितने सेल स्टेज का होता है? अरे पीछे से बोल रहे हैं हम, तुम लोग को भी मौका दिया जाएगा। 8 से 16 सेल स्टेज क्या बोला जाता है? मोरुला। मोरुला का शेप कैसा होता है? टोपी वाले बच्चा, मोरुला का शेप कैसा होता है? मोरुला का शेप कैसा होता है? बैठ जाइए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बच्ची आप बताओ, ब्लास्टोसिस्ट क्या है? आप लोग दोनों में से बताइए, ब्लास्टोसिस्ट क्या है? अब मौका दिया जाएगा, आपको भी मौका दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा, ठीक है ना? ब्लास्टोसिस्ट क्या है बच्चा? बच्ची आप लोग दोनों में से बताइए, ब्लास्टोसिस्ट क्या है? इम्प्लांटेशन किस स्टेज में होता है? चलो, इतना अच्छे से पढ़ाई करोगे तो कैसे काम चलेगा? तुम बताओ, डिस्मेनोरेजिया क्या होता है? डिस्मेनोरेजिया क्या होता है? आप बच्ची, पॉलीमिनोरिया, ब्लैक बाइल, व्हाइट बाइल कुछ नहीं होता इसमें। रिप्रोडक्शन में बाइल कहाँ से आ गया? पीछे आप बताओ बच्ची, पॉलीमिनोरेजिया क्या होता है? आप बताओ बच्ची, रिस्क पीरियड और सेफ पीरियड क्या है? रिस्क पीरियड और सेफ पीरियड, बालक आप लोग दोनों में से बता दो, रिस्क पीरियड या सेफ पीरियड क्या है? रिस्क पीरियड, सेफ पीरियड किसे कहते हैं? कितने कितने दिनों का होता है? इतना टाइम लगेगा? बच्ची आप बताओ, रिस्क पीरियड एंड सेफ पीरियड क्या है? रिस्क पीरियड एंड सेफ पीरियड क्या है? क्यों कहते हैं उसे रिस्क पीरियड? 10 से 17 दिन को। हाँ, दस से 17 में दिन में मेंस्ट्रुएशन की रेट ज़्यादा रहती है। फर्टिलाइजेशन का रिस्क हाई होता है। बैठ जाओ। फर्टिलाइजेशन का 4 स्टेप बताया था ना, प्लाज्मोगेमी से स्टार्ट करवाया था और एम्फीमिक्सिस पे खत्म किया था। 4 में से 2 तो मैं ही बता दिया। सीक्वेंस वाइज बताओ बच्ची, अब बताओ फर्टिलाइजेशन का स्टेप्स बता दो हमें। फर्टिलाइजेशन का स्टेप बता दीजिए हमें आप। बालक लोग आप लोग बताओ, फर्टिलाइजेशन का स्टेप बताओ। अभी रुके क्या? कुदारी से उठा काम करके आए हो क्या? इतना रुकना क्या है? फर्टिलाइजेशन का स्टेप क्या है? कैरियोमेक्सिस, कैरियोगेमी, उसके बाद एम्फीमिक्सिस। प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन क्या है? हरिओम, पार्चुरेशन में कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं? बस नाम मैं बताओ, पार्चुरेशन में कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व है, नाम बताओ। देखो आंसर नहीं दिया करोगे तो मैं क्वेश्चन पूछना बंद कर दूंगा। फाइनली मैं बता रहा हूँ, कोई मतलब ही नहीं है फिर क्वेश्चन पूछने का जब आंसर देना ही नहीं है तो। HCG पार्चुरेशन में रिलीज होता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे सर, रिलैक्सिन नहीं, वो तो फिर प्लेसेंटा
ऑक्सीटोसिन। अरे HCG गधा प्लासेंटा रिलीज करती है। पार्चुरेशन में मैंने लिस्ट ऑफ हार्मोन्स का नाम बताया था ना, वो हार्मोन्स का नाम बताओ। आप बताओ बच्ची, आगे से आप लोग दोनों में से बैठ जाओ। बहुत बढ़िया, हमें पता है तुम बहुत पढ़ रहे हो इसलिए भूल जा रहे हो। आप लोग बता दीजिए, पार्चुरेशन में लास्ट में कर हार्मोन्स का नाम लिखवाया था कुछ, पार्चुरेशन में जो हेल्प करते हैं, क्या नाम लिखवाया था हार्मोन्स का? बस नाम बता दो हमें। HCG, HPL, रिलैक्सिन। क्या बात है, क्या खा के आ रहे हो? इतना बादाम नहीं खाया जाता है। ऑक्सीटोसिन, CRH, रिलैक्सिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, एस्ट्रोजेन। इतना बादाम खाओगी तो इधर का उधर हो जाएगा ना, इसलिए ज़्यादा बादाम भी नहीं खाओ। जो तुम हार्मोन का नाम बता रही हो प्लासेंटा रिलीज करता है, वो प्लासेंटल्स हार्मोन है वो। कौन? HCG का पार्चुरेशन में क्या काम है बताइए जरा। हाँ काम है, हमें तो नहीं पता, लेकिन आपको पता तो बताइए HCG का पार्चुरेशन में क्या काम है। तो आपने HCG बोला ना, हाँ तो HCG का नाम काम बताइए, पार्चुरेशन में क्या काम है, हमें नहीं पता है, हमें कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपसे। अरे तो पार्चुरेशन में इंडोमेट्रियम को मेंटेन करने की जरूरत है क्या? पार्चुरेशन में इंडोमेट्रियम को मेंटेन करने की जरूरत है क्या? अब बच्चे को 12 महीने अपने अंदर रखना है फीमेल को, कि 9 महीने के बाद बाहर निकालना है, तो HCG का लेवल हाई रहेगा या लो होगा? लो होना चाहिए। अच्छे से पढ़ा करो, एक बार दो बार पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है, बहुत मेहनत की ज़रूरत है। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा और मेहनत करो। कैसे करें? नम बेवकूफ़ों की तरह, गधों की तरह बार बार NCERT। जैसे गधा कहा था ना हम सीधे चलना है, गधा एकदम सीधे ही जाता है, दाएं बाएं नहीं देखता है। गधा कहता कि आपको ये काम करना है तो गधा उस तरह काम करता है ना, तो बिल्कुल गधे की तरह NCERT कॉपी, NCERT कॉपी, NCERT कॉपी को कम से कम आपको बच्चा 10 बार पढ़ डालो, 10 बार पढ़ डालो, फिर देखो NCERT कैसे नहीं याद होती है। तुम सोचते हो कि 1 या 2 बार में पढ़ करके हम चीज़ों को उस लेवल तक लेके चले जाएं, तो जो 7 से 8 बार पढ़ा उसका क्या होगा? अब 3 बार में तमन्ना देखने लग जाते हो कि हमारी NCERT रेडी क्यों नहीं हुई है। 3 बार में नहीं होने वाला, 3 बार में कितने अच्छे से आप पढ़ते हो आपको पता ही है। बार बार बारीकी से NCERT पढ़ना होगा। चलो बस मैं आपको यह बता दिया कि आपको क्वेश्चन पूछ करके आपको बस यह दिखाना चाहता हूँ कि आप कितने मेहनत कर रहे हो। बस आपको क्वेश्चन एक आईना की तरह काम करता है। गलत फहमी में आप न जिए कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है कि नहीं? तो इसलिए क्वेश्चन, कोई मैंने टफ क्वेश्चन नहीं पूछा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, बहुआ वाला क्वेश्चन कहा जाता है इसे, ठीक है ना? लेकिन उसमें भी आप एकदम सीधे क्लीन बोल्ड हो रहे हो तो क्या ही किया जाए। हार्मोन्स में दिक्कत होता है। मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले बोले थे कि नहीं कि इस चैप्टर में हार्मोन्स में अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उसके बावजूद मैंने फोकस भी किया था हार्मोन्स पे। मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्पेशली अलग से बताया भी, फिर कल लास्ट में ही पार्चुरेशन में सारे हार्मोन्स का नाम लिखाया। मैं आपको आने से मना किया था क्लास, नहीं ना, क्लास आना चाहिए, जो डाउट है पूछना चाहिए। तो डाउट का मतलब ये नहीं तो घर पे आप सेंड करें और सर तो है ना बता देंगे, तो वो हम हेल्पलाइन बंद कर दिए हैं। आप क्लास में आइए, नहीं समझ में आता है तब पूछा करिए। आप ही लोग की सुविधा के लिए कि आप लोग बहुत पढ़ते हैं क्लास में आकर के, लेक्चर रिकॉर्ड हो जा रहा है, घर पे बैठ के देखते रहना जो लोग एब्सेंट हो रहा है। चलो हाँ रिकॉर्ड हो तो रहा है, जाएगा, परेशान नहीं हो। सुनो बच्चे, देखो आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चा, वो बहुत ही बहुआ वाला चैप्टर है। ये चैप्टर है ही नहीं, इसको तो हंसी मजाक में ही पढ़ लिया जाता है। जिस तरीके से माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर था, कोई चैप्टर भारी भरकम चैप्टर था क्या? कोई भारी भरकम चैप्टर नहीं था। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी चैप्टर है हमारा, आसान सा चैप्टर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसमें बस इसमें थोड़ा सा जो क्वेश्चन आउट ऑफ द वे जाता है वो आपको मैंने टेबल बता दिया था, डिजीज का बताया था, टेबल बनवाया था, नेम ऑफ द डिजीज, कॉजेटिव एजेंट्स एंड द कैटेगरी विच दे बिलोंग्स बताया था। 7 से 8 डिजीज का नाम लिखवाया था। वो थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके क्वेश्चन पूछता है, वो आपको याद होना चाहिए। वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपको टेबल बनवा दिया था, क्लियर है ना? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब समझते क्या हो? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है?
बच्चा यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे हेल्दी हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे क्या हो, हेल्दी हो। तो पहली बात हेल्दी में एक टर्म आ रहा है हेल्थ। तो हेल्थ क्या, आप सब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ चुके हैं। तो WHO का डिफिनेशन क्या है बच्चा हेल्थ का, आपको पता है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कुछ नहीं है, बस इसमें सेम चीज़ है, ऐड कर दिया रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक्चुअली ये हेल्थ का ही डिफिनेशन है। हेल्थ का टोटल वेलबींग है किसका, फिजिकल, मेंटल, सोशल। यहीं पे सोशल का क्या दे रखा है, बिहेवियर। मेंटल में क्या आ जाता है बच्चा, बिहेवियर एंड इमोशन। मेंटल से ही तो जुड़ा हुआ है ना, आपका बिहेवियर कैसा होगा, ये आपका मनोस्थिति तो डिसाइड करता है। आपको अच्छा मूड में है, आप अच्छा मूड में रहे तो अच्छा बिहेव करेंगे, मूड खराब रहेगा तो बिहेवियर आपका चेंज होगा कि नहीं होगा। तो ओवरऑल या मेंटल चीज़ें हैं, क्लियर है ना। यानी इमोशनल और बिहेवियर चीज़ें जो यहाँ पे आ रही है, इमोशनल और बिहेवियर एक कुछ और नहीं क्या है, मेंटल को दर्शा रहा है, मेंटल बता रहा है। क्लियर है ना बच्चा, ठीक है। अगर हम आगे बढ़े डिफिनेशन में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, डिफिनेशन काम की भी नहीं है, जो काम करेगा वो बता दिया जाएगा। हाँ इस चीज़ समझो, जब हम आज़ाद हुए थे तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला कंट्री था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च करने वाला। पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे पहला कंट्री था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च करने वाला। और आज हम इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी लेकर के बैठे हुए हैं। सोचो कितना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, एक ही चीज़ों को कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। मतलब सबसे पहले जनसंख्या को कैसे कंट्रोल में रखेंगे, फैमिली प्लानिंग कैसे की जाएगी, वह हम ही लेकर के आए। दुनिया ने से सीखे और हमने प्रोग्राम को लॉन्च किया, और फिर दुनिया वालों ने हमारा प्रोग्राम को देख कर वो अपने कंट्री में प्रोग्राम को लॉन्च किए हैं। और उस प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन इतने पता नहीं कैसे हुआ कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी हमारे पास ही है। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हम लेके बैठे हुए हैं, और सबसे पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी हम ही ने लॉन्च किया था। बिल्कुल वैसे बात है ना कि आपको मैंने पहले भी बता रखा था कि योगा का, दुनिया को योगा देने वाला भारत है, और सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ का पेशेंट भी भारत में ही है, हाइपरटेंशन का पेशेंट भी भारत में ही है। हम दुनिया को करें कि योग करो, एक्सरसाइज करो, अब डायबिटीज़ के पेशेंट बन के घूमे फिर रहे हैं। मतलब जो डायबिटीज़ वाला पेशेंट है वो भी ज्ञान दिया जा रहा है, योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, इससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है, और वो अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए दवा ले रहा है, योगा नहीं कर रहा है कि नहीं। सेम चीज़ जैसे आप अपने छोटे बच्चों को, छोटे भाई बहन को बोलते हो ना, पढ़ाई करो, नहीं पढ़ाई करो तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, और आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो, इतनी कर रहे हो कि तबीयत ना खराब हो जाए। इसमें काम की बात क्या है बच्चा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था बच्चा, 1951 में लॉन्च हुआ था। ये डाटा याद रखिएगा, क्वेश्चन का यही बनता है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, 1951 में लॉन्च हुआ था। ठीक है ना, कोई दिक्कत बच्चा। तो वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर इन ऑपरेशन अंडर द RCH प्रोग्राम। बाद में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का ही चेंज करके बच्चा क्या नाम दे दिया गया था, RCH प्रोग्राम। RCH का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है बच्चा, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम कुछ और नहीं है बच्चा, बल्कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का ही क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन है, नया वर्जन है। क्लियर है ना। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, 1951 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, और फिर इसी को एक्सटेंड कर दिया किसमें बच्चा, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में। इसमें अब मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड यानी बच्चों को भी जोड़ दिया गया, यानी बच्चे के भी हेल्थ को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया, इंक्लूड कर लिया गया है। क्लियर है ना। तो जो अंडरलाइन करूंगा स्टार्टिंग वाला इंट्रोडक्शन पोर्शन से, यही क्वेश्चन बनेगा आपका। नेक्स्ट बात आती है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनसे निपटने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। पहले प्रॉब्लम समझते हैं, फिर उनसे क्या क्या निपटने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी होगा वो देखते हैं। तो क्या है बच्चा, सच प्रोग्राम्स डील्स द फॉलोइंग, यानी जो आपने RCH पढ़ा, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पढ़ा, इस प्रोग्राम में है क्या क्या। तो गिव अवेयरनेस अबाउट द रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स फॉर क्रिएटिंग रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी।
हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए बच्चा, यानी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो समाज को बतानी पड़ेगी, समाज में अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा। आज भी देखो इंडिया में इतना बहुत हद तक है, खास करके नॉर्थ इंडिया में, कि अगर फीमेल को कोई दिक्कत होता है बच्चा, अगर फीमेल को कोई दिक्कत होता है तो वह खुल के उस पर बात भी नहीं करती है, घर वालों को अपना बता भी नहीं पाती है। जब वह क्या करती है ना, इधर उधर के मेडिकल दुकान से इधर उधर की नॉर्मल दवाएं खाते रहेगी, सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, देख लिया जाएगा, धीरे 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 जब नहीं ठीक होता है तब वह बड़े हॉस्पिटल्स में आती है कि नहीं। यानी उनका अपना प्रॉब्लम है, फिर भी वह किसी अपने फैमिली वाले से बता नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बीच में सोशल स्टिग्मा है, सोशल स्टिग्मा एनसीईआरटी टर्म यूज करेगा। सोशल स्टिग्मा मतलब बच्चा बैरियर है, अरे हम उसे बता देंगे तो क्या सोचेगा, इसको ये दिक्कत है, होती कि नहीं होती है बात, हम उसे बता देंगे कि ये दिक्कत है, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, लोग क्या सोचेंगे के बारे में लोग अपना हेल्थ को क्या कर लेते हैं, डिटेरिएट कर लेते हैं, है कि नहीं है। तो वही चीज़ है, लोगों में अवेयरनेस फैलाना चाहिए। अब सपोज दैट कोई डेडली डिजीज है, जेनाइटल हब्स है, सिफिलिस है, HIV का इन्फेक्शन हो रखा है, आपको पता नहीं है, आपको नॉर्मल, इसमें भी तो नॉर्मल सिम्टम्स हो या सर्दी खांसी जुकाम इचिंग वगैरह होगा, तो आपको लगा कि नॉर्मल दिक्कत है, चलो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन अगर समय रहते आप नहीं बताएंगे तो बीमारी आगे बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है। अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा तो कहीं न किसी हद तक तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इसीलिए कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो यह बताना जरूर चाहिए अपने सीनियर को, सीनियर मतलब घर में जो भी आपसे बड़े हैं उनके साथ शेयर करना चाहिए। कभी भी सोशल स्टिग्मा बीच में नहीं आना चाहिए। ऐसा है कि हमारा पास ना माहौल भी हम ऐसा बना रखे हैं कि लोग इससे बात करने से लोग कतराते हैं। ये चैप्टर इसीलिए इंक्लूड किया गया है कि लोग इन सब मामलों में ना सलाह अपने किससे लेते हैं, दोस्तों से लेते हैं, जो बिल्कुल इस मामले में खुद अनपढ़ गवार है। वो भी सलाह बिल्कुल वैसा देगा अनपढ़ो गवार जैसा। जैसे कोई भी आपका रिप्रोडक्टिव रिलेटेड कोई सलाह होती है आप किससे लेते हैं, दोस्त से लेते हैं। दोस्त ना जाने उस मामले में फील्ड में शेक्सपियर है क्या, वो भी नहीं, उसको भी नहीं पता है, वो भी आपको क्या करेगा, गलत एडवाइस ही करेगा। आपको क्या लगेगा, वो तो सही एडवाइस किया है, यानी आप गलत प्रैक्टिस फिर करेंगे। यानी इसीलिए बच्चा ये चैप्टर को इंक्लूड करने का भी मेन मोटिव यही है, ये चैप्टर, क्योंकि आप इस एज ग्रुप में पहुंच चुके हो, आप क्या सही है क्या गलत है आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अगर आप हेल्दी रहेंगे, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे, तो आप एक हेल्दी सोसाइटी का निर्माण कर पाएंगे। अरे बोलो हाँ, नाम बोलने में क्या तकलीफ है, हाँ तो ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या बात है बच्चा कि रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स में क्या करना है, लोगों को जागरूकता फैलानी है। क्लियर है ना। तो लोग अगर HIV के प्रति देखते हो, जब भी 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, अगर उस दिन कुछ इंटरनेशनल लेवल पे कुछ प्रोग्राम होता है, जैसे कोई क्रिकेट हो रहा है, तो अक्सर देखते हो लोग क्रॉस, रेड टिप का क्रॉस पहन करके क्रिकेट खेलते हैं। मतलब क्या है, अवेयरनेस फैला रहे हैं लोगों में। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, ताकि आप अवेयर रहेंगे तब तो आप मेडिकल सपोर्ट के लिए जाएंगे ना। अरे बताओ, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चा, एजुकेट पीपल अबाउट बर्थ कंट्रोल्स, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल फीमेल एक्सेट्रा। देखो कुल पॉइंट बता दे रहा हूँ क्या है। आप इसमें क्या है, लोगों को जागरूकता फैलाएंगे, एजुकेट करेंगे, एजुकेशन देंगे। एजुकेशन का मतलब हमेशा पढ़ाई लिखाई एनसीईआरटी वाली एजुकेशन नहीं होती है, समझ में आई बात ना। हमेशा पढ़ाई लिखाई है एनसीईआरटी वाली एजुकेशन नहीं होती है। तो और क्या क्या आता है इसमें, आप क्या करेंगे बच्चा, अगर एक मदर है, कोई गांव की मदर है, उसने अभी बच्चा दिया है, तो उसे आप बताएंगे कि, क्योंकि अगर कोई मदर ने बच्चे को जन्म दिया है तो ऑलरेडी वो बच्चा जो था 9 महीने तक मदर ने उसको न्यूट्रिशन दिया, तो मदर को भी तो न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो मदर को भी तो रेडी होना पड़ेगा ना सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए। अब लोग देखते हो गांव में या फिर जो लोग इतने जागरूक नहीं है, तो तुरंत उनके कंटिन्यूअसली एक महीने नहीं, एक साल के गैप पे बच्चे हो जाते हैं। अरे हो जाते हैं नहीं, मतलब एक बच्चा गोदी में और दूसरा बच्चा डाउनलोड हो रहा है। अरे ऐसा है कि नहीं है। तो ये चीज़ मदर के हेल्थ के लिए भी गलत, मदर के हेल्थ के लिए भी गलत है कि नहीं है, हंसने की बात नहीं है। ये हमारा सोसाइटी का सच है। आप बात करते हो कि हम चाइना से लड़ लेंगे, अमेरिका से लड़ लेंगे, और यहाँ तो घर का बच्चा ही नहीं संभाला जा रहा है, तो चाइना से लड़ने कौन जाएगा? अरे आप ही और हम जाएंगे ना। अगर बार बार अगर सोचो, एक बच्चा भी दूध ही पी रहा है तो उसे भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, मदर को मिल्क भी तो बनाना है, और दूसरा बच्चा अगर माँ के गर्भ में है तो उसे भी तो न्यूट्रिशन चाहिए ना।
तो माँ का क्या हाल रहेगा? अब माँ क्या खा रही है? रोटी सब्जी दाल भात खा रही है, उसके बाद कुछ उसमें मिल ही नहीं रहा है, तो कहाँ से न्यूट्रिशन देगी? इसका एज ए रिजल्ट क्या होने वाला? हंसने की बात नहीं है, ये बहुत ही कंसर्न वाली बात है। इसका एज ए रिजल्ट क्या होगा? जो बच्चा का मदर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है ना, वो प्रॉपर्ली डेवलप हो जाएगा, उसके अंदर मरासमस को क्वाशियोरिकर हो सकता है, अरे प्रोटीन की कमी हो सकती है, एनर्जी की कमी हो सकती है, या दोनों की कमी हो सकती है? अरे बताओ। या फिर और जो मदर के यूटेरस में जो बच्चा भी डेवलप हो रहा है उसे भी तो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, माँ को भी नहीं न्यूट्रिशन मिलेगा, यानी तीनों लोग का जीवन खतरे में है कि नहीं है? तो इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को कि कम से कम, इसीलिए तो गवर्नमेंट कहती है कि कम से कम 2 बच्चों के बीच में 3 साल का गैप होना चाहिए, क्योंकि उस समय तक बउआ स्कूल जाना शुरू कर देगा एक। अरे करेगा कि नहीं करेगा? तब तक माँ भी क्या हो रहेगी? मेंटली प्रिपेयर हो जाएगी, फिजिकली प्रिपेयर हो जाएगी। अरे कोई दिक्कत? तो यही जरूरी है बर्थ कंट्रोल के बारे में बताना, ठीक है? जैसे आपको स्पेसिंग चाहिए तो आपको 2 महीने की मतलब 2 साल के लिए स्पेस चाहिए, 3 साल के लिए स्पेस चाहिए, परमानेंटली ब्लॉक करवाना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिप्रोडक्शन को, तो आप कौन कौन सा बर्थ कंट्रोल का मेथड इस्तेमाल करेंगे यह भी तो आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि हमारे पास बर्थ कंट्रोल में तो अलग बहुत सारे मेथड हैं, टेम्परेरी हैं, परमानेंट हैं, टेम्परेरी में भी अलग अलग टाइप के हैं, आईयूडीज हैं, हार्मोनल पिल्स हैं, है कि नहीं, इंजेक्टेबल हैं, इम्प्लांट्स हैं। अरे बताओ। और दूसरी बात, अगर बउआ जन्म ले लिया है, बच्चे का जन्म हो गया है, तो बच्चे को कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, ये सब चीज़ें आपको को आती है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि अब स्लाइड बन चुका है तो बताना तो पड़ेगा ही। अब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, पहले देखते थे, बताया था आप लोग के साथ डिस्कस भी किया कि पहले के इसी चीज़ को जागरूकता फैलाने के लिए गवर्नमेंट ऐड करती थी कि माँ का पहला पीला दूध अपने बच्चों को जरूर पिलाएं। अब हर लोग इस चीज़ को लेकर जागरूक हो गया है, तो अब इसके लिए गवर्नमेंट में ऐड फैलाने की जरूरत नहीं है, अवेयरनेस नहीं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, एनसीईआरटी में भी आप 12वीं से ही पढ़ते आ रहे हैं। आप कोई भी मिल्क प्रोडक्ट खरीदते हैं बच्चों के लिए तो उस पर भी लिखा रहता है माँ का दूध बच्चों के लिए सबसे बेहतर होता है। जो आप दूध बच्चों को पिलाते हैं ना, उस पर खुद लिखा हुआ रहता है। यानी क्या, एक तरीके अवेयरनेस प्रोग्राम ही तो है ये सब। और दूसरी बात, अगर बच्चे का पोस्ट नेटल का मतलब समझते हो, देखो प्री नेटल बच्चे के जन्म के पहले वाली बात, यानी पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक का, और जब बच्चे का जन्म हो गया है उसके बाद का टाइम क्या कहलाता है? पोस्ट नेटल, ठीक है ना, यानी प्रसव के बाद वाला समय। तो उसमें बच्चे कैसे देखभाल करनी है, माँ की कैसे देखभाल करनी है, कितना न्यूट्रिशन किसे चाहिए, क्योंकि माँ उसमें अपना भी न्यूट्रिशन तो फुलफिल करेगी और साथ ही साथ बच्चे को भी न्यूट्रिशन देना है। तो क्या उसमें मदर का कैसे केयर किया जा सकता है, वो हो गया। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड, यानी ये तो समान अवसर का अधिकार हर किसी को है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है बच्चा? अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सोशल इविल लाइक्स सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। अब देखो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, आपको पता ना कि जनसंख्या का विस्फोट। अब जनसंख्या का बस विस्फोट होगा तो उसको क्या क्या नुकसान झेलने के लिए मिल सकता है, आप लोगों को बताएंगे तो लोग डर के मारे हो सके कम जनसंख्या करेंगे, लेकिन लोग डरने वाले नहीं और कतर नहीं है। कल के डेट में तुम ही लोग जनसंख्या बढ़ाओगे, फिर सब पढ़ाया जाता है, लेकिन बस किताब में ही एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बस बच्चे याद करते हैं, उसके बाद तो सब भूल ही जाते हैं। तो क्या बच्चा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या इल इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, आपको इस चीज़ को जानकारी रखनी है। दूसरी बात, सामाजिक बुराई जैसे सेक्स अब्यूज, देखते हो पुरुष और महिलाओं में जो क्या होती है, असमानता है, गलत व्यवहार है, ये सब किस में आता है बच्चा? सेक्स अब्यूजन, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स में आ जाते हैं। इसमें कोई काम का नहीं है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़रूरत नहीं है। जो अरे भाई साहब, अच्छा हाँ, इस पर लिखने वाला था। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा। तो वही बात है कि अब ज़रूरत है बच्चा कि स्कूल में सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाए। अब आप देखेंगे, अब लोग इस पर खुल करके, माता पिता भी अपने बच्चों से बात करते हैं, है कि नहीं? अगर आप देखेंगे अच्छे स्कूलों में तो सेक्स एजुकेशन को, जिस तरीके से सेक्स एजुकेशन को भी क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि ज़रूरी है ताकि आप जो है सही इन्फॉर्मेशन लें। क्योंकि जब हम प्यूबर्टी एज पे आते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं। तो उस समय बच्चा क्या होता है ना, कहते हैं कि उसमें बच्चे को सही इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। आप वो डर के मारे माता पिता से पूछता नहीं है कि पूछेंगे तो मम्मी पापा से पीटे जाएंगे। तो सबसे उसका बात कौन होता है, सबसे अच्छा दोस्त जो होता है उसे से पूछने जाता है, और वह दोस्त भी वो भी नहीं उसे जानकारी होती है। तो क्या होता है, मिसकंसेप्शन बन सकता है, गलत धारणा बन सकता है, और गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से वो
ये सब चीज़ें कर सकता है। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आप अपने टीचर से, आप अपने पेरेंट्स से बात करिए। अब पेरेंट्स में इस पर बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो सेक्स एजुकेशन बच्चा बहुत जरूरी है। क्या क्यों जरूरी है? टू अवॉइड सेक्स रिलेटेड मिथ एंड मिसकंसेप्शन। ये जो गलत गलत कहानियां बनी हुई हैं, मिसकंसेप्शन, जो गलत धारणा अपने मन में बैठा रखे हो, उनको दूर करने के लिए सेक्स एजुकेशन बहुत ही जरूरी है। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट है बच्चा, टू गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, एडोलेसेंस, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस एंड एसटीडीज। यानी सेक्स एजुकेशन में एक बहुत ब्रॉडर फील्ड है बच्चा, उसमें बहुत सारा चीज़ आता है। जैसे उसमें एडोलेसेंस के बारे में भी, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बोला कि यह वो एज ग्रुप है बच्चा जिसमें हमारा बॉडी क्या हो रहा है, बहुत सारा चेंजेस से गुजर रहा होता है। इस समय हमें रिस्पेक्ट चाहिए होता है। जैसे आप 10वीं 12वीं होते हैं तो घर होता क्या उस समय कि अगर घर में दो लोग बात कर रहे हैं, अगर आप बीच में बोल देते हैं तो मम्मी पापा के लिए तो आप बच्चे ही हैं, तो दो बड़े बात कर रहे थे तो छोटों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। आप कहते हैं हम कब तक बच्चे रहेंगे, 10वीं में 75% लाए हैं, क्या हुआ 50%, 80 नहीं आ पाया तो 90 नहीं आ पाया, 75 तो लाए ना जैसे तैसे करके, और हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। अरे होती है कि नहीं होती है? अरे बोलो। तो आपको लगती है ना कि हम बड़े हो गए हैं, हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, और वही आप देखते हो कि पापा को रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो उसमें ना इज्जत की बहुत ज़रूरत होती है। लगता है कि हमें इज्जत चाहिए, फुल रिस्पेक्ट चाहिए। तो वह क्या करता है ना, वो गलत गलत धारणा बना सकता है, क्योंकि उसमें बॉडी में ना बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। सेम चीज़ ऐसा ही कुछ होता है बच्चा ड्रग्स एंड अल्कोहल यूज का होता है, कि बस आप दोस्तों को देखते हो ना, देखते हो, क्योंकि ऐसा हम देख रहे होते हैं मूवी वगैरह में। देखिए आप तो देखते हो हीरो को दिखाया जाता है पान बाहर मसाला खाते हुए, सलमान खान इंटर करता है, अक्षय कुमार इंटर करता है, अजय देवगन इंटर करता है, तो देखते हो अगर अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग ये सारे काम करते हैं, तो है कि नहीं? ये सब चीज़ देखते हो तो लगता है कि हम भी क्यों ना करें इसको, हम भी क्यों नहीं करें। तो यही सब आप मूवी वगैरह में देखो तो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते समय लगता है कुल क्या स्टाइल लगा हुआ है बच्चा। यही सब के मतलब देखते हो ना, कूल दिखने के लिए आज के जनरेशन का कूल दिखना है, मेंटली कूल नहीं, पता नहीं कौन सा कूल दिखना है, उसके लिए ये सब चीज़ों को ट्राई करता है कि नहीं है? तो यही सब बच्चा, इन सब चीज़ों के प्रति ना जागरूकता बहुत ज़रूरी है। इन सब के तो आपको पता ना, आपको बताया था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर कोई ऐसा दिक्कत है, आप अपने YouTube की मदद न ले, YouTube वाला डॉक्टर से मत नहीं मिले, गूगल डॉक्टर से नहीं मिले, जो रियल लाइफ में जो डॉक्टर बैठता है हॉस्पिटल के अंदर, उस डॉक्टर की सलाह लें। क्लियर है? आपको और दूसरी बात, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बहुत सारे बदलाव हो रहे होते हैं, तो उन सबको हेल्दी रखना बहुत जरूरी है बच्चा। अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही आपका हेल्दी नहीं होगा तो क्या है, आप हेल्दी रह पाओगे? बहुत सा आप डिजीज को स्प्रेड आउट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अरे बताओ। तो इन सब के लिए बच्चा सेक्स एजुकेशन बहुत ही जरूरी है। कोई काम की चीज़, कोई काम की नहीं। आप ऑप्शन आएगा, आप टिक कर लोगे। अब क्या है बच्चा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। अब जनसंख्या का विस्फोट हो ही चुका है भारत में, तो रोकथाम भी तो जरूरी है ना। तो हम देखते हैं कि जनसंख्या का विस्फोट कैसे हुआ है और रोकथाम क्या क्या जरूरी है। तो क्या जरूरी है बच्चा, ये बहुत पुराना डाटा है, काम की डाटा नहीं है। काम कर ये पढ़ोगे आप एनसीईआरटी से तो समझ ही में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार रीडिंग लगा दे रहा हूँ। सारा एनसीईआरटी का ही पॉइंट उठाया है। इन 1900 द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अराउंड 2 बिलियन। वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना था बच्चा? 2 बिलियन का राउंड में था। कितना था बच्चा? 2000 मिलियन में करेंगे तो 2000 मिलियन होगा, जो कि 2000 तक में, 1900 में इतना था, 2000 तक में कितना हो गया? 6 बिलियन हो गया। कितना हो गया बच्चा? 6 बिलियन, 3 गुना बढ़ गया। अभी देखोगे करंट सिचुएशन में, जैसे अभी इंडिया की अगर हम बात करें ना, तो इंडिया का डाटा दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? हाँ, इंडिया का देखो, इंडिया का पॉपुलेशन 350 मिलियन था जब हम आज़ाद हुए थे। उसके बाद बच्चा 1 बिलियन हो गया, ठीक है, 2000 तक में 1 बिलियन हो गया, और 2011 में 1.2 बिलियन है। कितना बिलियन है? 1.2 बिलियन है। अभी तो लगभग हमारा 143 करोड़ है। 143 करोड़, 143 करोड़ बच्चा, 143 से 145 करोड़, मतलब अभी मालूम है जनसंख्या का भी और बढ़ना बाकी है। अभी तो जनसंख्या हम सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाले कंट्री है ना। इंडिया का जनसंख्या जो पीक आएगा 2064 में आएगा। 2064 में इंडिया का जनसंख्या का पीक अभी आना बाकी है। अभी जो इंडिया का जनसंख्या का जो दर चल रहा है बच्चा, 2.1 चल रहा है, 2.1,
के परसेंट से चल रहा है। ठीक है, जैसे अलग अलग अगर साउथ में आप चले जाएंगे तो साउथ में लगभग यही डाटा 1.6 पे आ चुका है, 1.6 पे है यानी, और अगर बिहार में आ जाओ तो ये डाटा 3 पॉइंट के ऊपर से चल रहा है। अगर आ जाओगे तो बिहार में डाटा 3 पॉइंट के ऊपर से चल रहा है, जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, और साउथ इंडिया में चले जाओगे तो 1.6 से चल रहे हैं। लेकिन हम ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे तो ओवरऑल इंडिया में 2.1 के रफ्तार से भी जनसंख्या बढ़ रहा है, और अभी जनसंख्या का पीक आना बाकी है इस सदी के अंतिम तक। यानी अभी जब हमारा 2000 चल रहा है ना, जब 21,000 आएगा बच्चा, कलर ये दिख रहा है ना आप लोग को, इस पे लिख दूं, जब 21,000 आएगा तब जाकर के पॉपुलेशन हमारा डिक्लाइन होना, उस समय हम पॉपुलेशन हमारा बिल्कुल कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे आज के डेट में जो तुम जवान बैठे हुए, मोदी जी कहते हैं ना कि युवाओं का देश लेके घूम रहे हैं, एक समय बूढ़ों का देश हो जाएगा, ये सारे युवा बुजुर्ग होंगे। अरे बोलो, तो उस समय तक बच्चा इंडिया, अभी सुनो 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 सुनो, मोदी जी क्यों बोलते हैं युवाओं का देश है? क्योंकि हमारे यहाँ अभी बुजुर्गों की संख्या मात्र 4.6% है पूरी आबादी का। 2100 तक में हमारी आबादी का लगभग 20% क्या होगा? बुजुर्गों का होगा। समझ में आई बात? तो उस समय हम बुजुर्गों का देश कहलाएंगे। जिस तरीके से चाइना, जापान में पॉपुलेशन कंट्रोल लगा दिया, अब वहाँ बुजुर्ग ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं, तो एक समय हमारे यहाँ तो वो स्थिति आएगी। अरे बोलो, तो पॉपुलेशन को बच्चा कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। समझ में आएगी नहीं आई बात? तो इंडिया का रेट, अभी तो सेंसस अभी हुआ नहीं है, सेंसस होगा तो नया डाटा आएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट की एजेंसी है जो करते रहती है। तो करेंट डाटा क्या है बच्चा? 2.1 के % से बढ़ रही है। साउथ का अभी कम है, बिहार में, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा बिहार के ऊपर जा रहा है, बिहार का 3 के ऊपर से जा रहा है। क्या? तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बस ये याद रखने की ज़रूरत है क्या? कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से जनसंख्या का दर बढ़ रहा है। जनसंख्या घटना कब से शुरू होगा? 2064 के बाद से जनसंख्या धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। 2100 में जब 2100 आएगा तो हमारे पास जनसंख्या मिनिमम हो जाएगा बच्चा उस समय। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है बच्चा, देखो, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, यानी 2011 में ही लास्ट सेंसस हुआ था, उसके बाद तो सेंसस हुआ नहीं। अच्छा ये बताओ, सेंसस कितने सालों के बाद होता है? सेंसस हर 10 साल के बाद होता है। तो 2011 के बाद बच्चा लगभग 2021 में था, उसमें कोविड था तो सेंसस नहीं हुआ। तो अब सेंसस कभी भी हो सकता है, कोविड खत्म हो चुका है तो सेंसस अब होगा। तो उसमें देखो क्या था लिखा हुआ है ना, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%, 2% से कम था। और अभी सबसे ज़्यादा तभी कितना मैंने बोला है? 2.1 करंट चल रहा है। अभी करंट में जो चल रहा है 2.1 से चल रहा है। क्लियर है? अरे बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना बच्चा? जैसे अगर इसको समझने की कोशिश करो तो अगर 100 लोग हैं, सुनो मेरी बात, अगर 100 लोग हैं तो 2.1 बच्चा पैदा करेंगे। तो कम लग रहा है क्या? 100 लोग मिलकर 2.1 बच्चा पैदा कर रहे हैं तो कौन सा बच्चा दशमलव में थोड़ी होता है। तो ऐसे बहुत सारे पर्सन है बच्चा जिनके बच्चे नहीं होते हैं। आपका एनसीईआरटी यही डाटा को 1000 में करके दे रखा है। कितने में करके दे रखा है? 1000 में करके दे रखा है। तो इसको 10 से गुना करोगे तो इसको भी 10 से गुना करोगे ना। अरे बोलो, तो हम इसको 100 में लेके बता रहे हैं। अरे समझ में आई कि नहीं आई बात? तो अभी 100 लोग मिल करके 2.1 बच्चा पैदा कर रहे हैं। बिहार में 100 लोग मिल करके 3 बच्चे से भी ज़्यादा पैदा कर दे रहे हैं। साउथ इंडिया में 2 बच्चे से भी कम पैदा हो रही है। ये देखो डॉट जो आ रहा है 2.1 बच्चा, 1.6 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ऐसे बहुत सारे तो लोग हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो एक डाटा बताया जा रहा है। क्लियर है ना? बात नहीं, क्या हुआ? आगे तो समझ में आ गई बात? तो 2011 के अकॉर्डिंग क्या था? पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या था? लेस देन 2% था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चा, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट में, क्योंकि बिहार की जनसंख्या कम क्यों है? कहाँ कम है? एरिया भी तो देखो यार, एरिया भी तो देखो। उस हिसाब से घनत्व, जैसे एरिया के अकॉर्डिंग घनत्व देखा जाता है कि इंडिया, पूरे इंडिया में मैंने आपके साथ डिस्कस किया आई थिंक कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कौन किसके पास है? बिहार के पास है सबसे ज़्यादा। कम एरिया में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं? बिहार में रहते हैं। एरिया वाइज तो जितना यूपी का एरिया है उतना बिहार का एरिया तो लगभग आधा है एरिया, बहुत ही कम एरिया यूपी के जनसंख्या में तो देखो। तो लेकिन जितना एरिया बिहार का है ना,
उसके कंपेयर करोगे यूपी बिहार का जनसंख्या में, तो यूपी से ज़्यादा जनसंख्या हम रखे हुए हैं। हमारा जनसंख्या लगभग 11 करोड़ के बराबर है, यूपी का जनसंख्या लगभग कितना है, 22 या 23 करोड़ है। एरिया भी तो देखो, तो आधा जनसंख्या तो हम भी लेके बैठे हुए ना, आधा एरिया हमारे पास कहाँ है कि नहीं? क्लियर है बच्चा? तो ये डाटा याद रखिएगा। जो लेटेस्ट सेंसस हुआ है यानी 2011 का सेंसस है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया का पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या था बच्चा? 2% था। 2% था, लेस देन 2% था। क्लियर है ना? 2% का मतलब बच्चा 1000 लोग मिल करके 20 बच्चे पैदा कर रहे हैं एक साल में। क्लियर है ना बच्चा? चलो आगे बात करते हो। तो जनसंख्या की वृद्धि क्यों हुई बच्चा, ये बताइए। अचानक से जनसंख्या रॉकेट की तरह क्यों भागा? पहली बात कि सर जो पहले का हेल्थ फैसिलिटी कुछ और था, प्रेजेंट डे का हेल्थ फैसिलिटी कुछ और है। तो नए नए हेल्थ में टेक्नोलॉजी आया, इनोवेशन आया, हर जगह प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुला, लोग जागरूक हुए। तो जागरूक हुए तो क्या हो गया बच्चा? हेल्दी रहेंगे तो बर्थ रेट क्या हुआ? कम हुआ। अरे बर्थ रेट कमेगा ना, तब तो लोग कम मरेंगे, जनसंख्या ज़्यादा होगा। उसके बाद देखते हो अब जो भी डिलीवरी होती है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है, मतलब कोई ना कोई हॉस्पिटल में डिलीवरी होता है। अगर किसी बच्चे को बच्चा होता है तो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो या प्राइवेट हॉस्पिटल में हो। पहले क्या होता था, लोकल दाई जो होती थी गांव की वही डिलीवरी करवाती थी। तो दाई तो ट्रेन होती नहीं थी, अगर कुछ हुआ तो माँ भी गई और साथ ही साथ बच्चा भी चला गया। और होता था कि नहीं? अब क्या होता है, हेल्थ फैसिलिटी इतनी अच्छी हो गई है, अब तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रोत्साहन दे रही है कि आप हॉस्पिटल में आके बच्चा करवाइए। इससे क्या होगा कि माँ को प्रॉपर एजुकेट किया जाएगा, माँ का हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा और बच्चे का हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसको तुरंत डॉक्टर लोग टैकल करेगा कि नहीं करेगा, उससे दोनों को फ्री करेगा ना, उस प्रॉब्लम से दोनों को बाहर निकालेगा। तो हेल्थ फैसिलिटी क्या हुआ बच्चा? सुधार हुआ है। क्लियर है? डेथ रेट क्या हुआ है? घटा है। और जो प्रसव के दौरान होने वाली माँ की जो मृत्यु होती थी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, उसमें कमी हुई है। तभी तो मैंने बोला इंस्टीट्यूशन में अब डिलीवरी हो। इंस्टीट्यूशन बोले तो हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रहा है। और जब बच्चे का जन्म होता था उसमें भी तो बच्चे मर जाते थे। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी क्या हुआ है बच्चा? गिरावट हुआ है। तो ये सारे मिलके क्या करेंगे बच्चा? पॉपुलेशन बढ़ाएंगे ही ना। बच्चे की मृत्यु दर कम हो गई, माँ की मृत्यु दर कम हो गई और डेथ रेट कम हो गया। जैसे बच्चे जब लोग पहले क्या होता था, बीमारियों से मर जाते थे, अब लोग बीमारी हो नहीं रही है। अब तो लोग हेल्दी रह रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, मतलब पहले से लोग ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। कुछ भी होता है दौड़ करके हॉस्पिटल में आ जाते हैं, डॉक्टर जो कहता है मानते हैं। तो फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी के आने की वजह से क्या होगा? पॉपुलेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लोगों की मृत्यु दर क्या होगी? घटेगी। तो जनसंख्या की वृद्धि ऑब्वियस सी बात है होने ही वाला है। आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर क्या होगा, सब लोटा कटोरा लेके दौड़ेगा और क्या? जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लोग कटोरा लेके ही दौड़ने वाला है ना। अरे बताओ, भोजन के लिए दौड़ना भागना शुरू कर देगा। अरे है कि नहीं? लिखा हुआ ना स्कार्सिटी ऑफ बेसिक फूड। देखो बिल्कुल फोटो भी बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल दिखा रहा है कि नहीं? स्कार्सिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट, जैसे रहने के लिए जगह नहीं होगा, पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, खाने के लिए खाना नहीं होगा। और नीचे में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी दिखा ही रखा है। नीचे में बिल्डिंग दिखा रखा है, ऐसे जनसंख्या का दर बढ़ा है, और ऊपर में दिखा रखा है खाने के लिए खाना नहीं है। मतलब आप सोचो, अभी भी आप देखते हो ना, ऐसे बहुत सारे जगह इंडिया में हैं जहाँ बेसिक पीने के स्वच्छ पानी तक नहीं है। पीने के स्वच्छ पानी तक नहीं है। अरे है कि नहीं है? सड़क तो छोड़ दो, बिजली तो छोड़ दो, पीने का पानी नहीं है तो और ही क्या हो सकता है? यानी रोटी, कपड़ा, मकान। मकान तो चलो इंडिया में मकान हर जगह अच्छा बने जरूरी नहीं है, लेकिन पीने का स्वच्छ पानी तो होना चाहिए ना। खाने के लिए होना चाहिए ना खाना। अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है। उसमें भारत का मतलब वो कंट्री का लिस्ट होता है बच्चा। उस लिस्ट में क्या होता है ना, बताया था कि किस देश में सबसे ज़्यादा भूखमरी है। तो इंडिया टोटल 136 कंट्री का नाम लिया गया था। 136 में उसमें इंडिया 100 के बाहर ही है। मतलब इंडिया में भूखमरी बहुत ज़्यादा है। यानी इसमें नंबर जितना ज़्यादा आएगा आप उतने ही भूखे हो, जितना नंबर कम आएगा आप उतने ही खाए पिए इंसान हो। तो इंडिया का नंबर 100 से बाहर रहा है। यानी 136 कंट्री में आप ऐसे सोच सकते हो कि बांग्लादेश हमसे ज़्यादा खाया पिया हुआ कंट्री है, हमसे अच्छा बांग्लादेश का पोजीशन है। मतलब सोचो, जो बांग्लादेश को खिला रहा है वही भूखा है। ऐसा क्यों होता है? सोचो, मैं बता रहा हूँ, ऐसा इसलिए होता है। आपके मन में आएगा, अगर आप, क्योंकि जनरल नॉलेज को पढ़ना चाहिए,
नर्सिंग का एग्जाम होता है तो पूछा था, बहुत सारा इंडेक्स का डाटा था ना कि इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितना डाटा है, तो 100 के बाहर का डाटा है, पार का डाटा। क्यों ऐसा हुआ? बांग्लादेश का अच्छा कैसे हो गया? इसलिए बच्चा आपको सर बांग्लादेश को तो हम ही खाना इंपोर्ट करते हैं, फिर बांग्लादेश हमसे खाना लेके वो ज़्यादा खा ले रहा है, हम मतलब कम खा रहे हैं, बांग्लादेश को भेज दे रहे हैं क्या? ऐसा नहीं होता है बच्चा। होता क्या है, मोदी जी फ्री वाला चावल दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, तो आदमी सब जा रहा है ले लेने, हमको भी चाहिए, हमको जिसको नहीं भी जरूरत है वो भी ले रहा है। अरे ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ले रहा है। तो ये जो गवर्नमेंट के पास क्या चला गया कि सभी मतलब गांव के सभी लोग ले रहे हैं, यानी इस गांव में गरीबी सबसे ज़्यादा, यानी गांव का पढ़ा लिखा जिसके घर में गवर्नमेंट जॉब है वो भी मोदी जी का अनाज ले रहा है, फ्री राशन ले रहा है, और जिसको बिल्कुल ज़रूरत है वो भी ले रहा है। मोदी जी को क्या लगेगा कि सही में भारत में गरीबी ही है ना, और दुनिया वालों को तो लगेगा कि सही में भारत में भूखमरी है। लेकिन कभी ग्राउंड रिपोर्ट पे तो आके देखे, वो हमारा शौक है लेना, फ्री का मज़ा ही कुछ भारत में कुछ और होता है। अपना तो रखे रहेंगे लेकिन फ्री का लेने का लाइन में लग करके मज़ा ही कुछ और है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो वही, तो क्या क्या बेसिक दिक्कतें हो सकती हैं बच्चा, तो इसी वजह से, इन्हीं सब वजह से ना, क्योंकि गवर्नमेंट से डाटा लिया गया, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई हम इतने लोगों को अनाज बांट रहे हैं, तो बांट रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम गरीब हो, तुम भूखे हो, इसे तुम्हें अनाज की तो ज़रूरत है। इसीलिए समझ बूझ करके लेना, क्योंकि कंट्री का इमेज खराब कर देते हैं लोग। चलो बच्चा, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्या था? इम्पैक्ट था। अब कैसे आप रोकेंगे, कैसे आप अरे हंसने वाली बात नहीं है। देखो, इसको जब ये चैप्टर पढ़ा तो बच्चे हंसते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कंसर्न की बात है, आप देखो ये चैप्टर मालूम है बोनस चैप्टर आप लोगों के लिए, इकोलॉजी में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन इकोलॉजी से झोला भर भर के नीट में क्वेश्चन आते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ को बचाना आज के डेट का सबसे बड़ा कंसर्न है। अभी इस बार गर्मी में देखे ना, 50, 52, मतलब 45 के ऊपर तो लगभग टेम्परेचर जा रहा था। यानी सोच रहे हो अर्थ को बचाना कितना जरूरी है। अब अर्थ को बचाने के लिए आपको इकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। तो आपको इकोलॉजी का नॉलेज कैसे होगा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप जानबूझ के पीछे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, इसलिए एग्जाम में इकोलॉजी का वेटेज बढ़ाया जा रहा है। और इकोलॉजी बिल्कुल ही ईजी चैप्टर है, ईजी यूनिट है, कम मेहनत में आसानी से उसे स्कोर किया जा सकता है। मतलब एक तरह कहिए तो ये सब चैप्टर क्या है? बोनस चैप्टर है, कम मेहनत ज़्यादा नंबर मिल जाता है। मतलब कहीं नहीं, 3 चैप्टर पढ़ करके 15 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो और क्या चाहिए फिर? और बिल्कुल कम मेहनत वाले चैप्टर हैं। तो वही बात है, अब पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन हुआ है बच्चा, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? तो आप जब इंदिरा गांधी का टाइम था, तो उसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था, तो बहुत सारे स्लोगन आए थे, हम 2 हमारे 3। स्टार्टिंग में स्लोगन क्या था? हम 2 हमारे 3। बाद में उसको मॉडिफाई किया गया कि हम 2 हमारे 3 से भी जनसंख्या कम नहीं हुआ, अब हम 2 हमारे 2 करना पड़ेगा, हम 2 हमारे 2 करना पड़ेगा। अरे बोलो, आपने सब पंचायत वेब सीरीज वगैरह देखा होगा, उसमें कितना अच्छा से स्लोगन का ऐड कर रखा है, 2 बच्चे मीठी खीर, बाकी आप आगे जानते ही हैं। तो ये सब क्या कर रखा है बच्चा, और उसके आगे जो बच्चे होंगे वो फिर क्या हो जाएगा? बवासीर की तरह रहेगा। यानी देखो, हंसने की बात नहीं, ये क्या एक लोगों में अवेयरनेस फैलाने की बात है। क्योंकि आप देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप कोई गांव का आदमी डॉक्टर के पास गया, अब डॉक्टर तो पढ़ा लिखा इंसान है, अब डॉक्टर उसके सामने इंग्लिश में बोल दे, गांव वाला इंग्लिश के सामने, गांव वाले आदमी के सामने इंग्लिश में बोल दे, तो कहे कि डॉक्टर तो बड़ा भाई यार डॉक्टर था, कुछ क्या बोला समझ ही में नहीं आया। लेकिन आप उस गाँव के आदमी की भाषा में बात करेंगे तो गांव वाला इंसान खुश हो जाएगा, अरे डॉक्टर साहब हमारी भाषा में, डॉक्टर तो बहुत अच्छा है। तो गांव के लोगों के सामने अच्छा बात बोलो तो नहीं समझ में आएगा, तो गांव के लोग जिस भाषा में समझते हैं उसी भाषा में उसको समझाया गया था। समझ में आई नहीं बात? तो हर जगह अपना अपना होता है कि सामने वाला जैसा लोग है उस हिसाब से बात करना होता है। अगर सामने वाला डॉक्टर भी है तो डॉक्टर इंग्लिश में बात करता है, लेकिन आप नॉन मेडिकल फील्ड से हो, अब डॉक्टर के पास गए हो तो डॉक्टर आपकी भाषा में बात करेगा ना, तो आपको समझ में आए। तो वही चीज़ है। तो इसके लिए स्लोगन दिया गया, हम 2 हमारे 2। फिर उसके बाद 1 चाइल्ड पॉलिसी लाया गया। इसके लिए बहुत जगह इंडिया में ना बच्चा इंसेंटिव भी दिया जाता है। ऐसे जैसे बिहार की ही बात करें, बिहार में ऐसा है कि अगर आपके 3 बच्चे से ज़्यादा हैं तो आप जिला परिषद का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो आप नेता तो बन ही नहीं पाएंगे। और बिहार में सबसे ज़्यादा नेता बनने का लोगों को शौक होता है होता है कि नहीं होता है? बिहार यूपी के लोगों को नेता बनने का बड़ा शौक होता है। तो लोग धीरे धीरे, अब योगी गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, चाइल्ड को कंट्रोल करने के लिए, अब जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट भी क्या करे, इंसेंटिव देती है कि अगर आपकी एक बच्चा है और भी लड़की है तो पूरा गवर्नमेंट एजुकेशन का करती है कि हम पढ़ाएंगे उस बच्ची को। यानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक तरीके से क्या कर रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है
इससे क्या हुआ कि आप एक बच्चे रखें, अगर वो भी लड़की है तो मतलब उसमें क्या था, सेक्स रेशियो को बैलेंस करने के लिए अगर एक बच्ची है तो गवर्नमेंट पूरा उसको प्री नर्सरी से लेकर के 12 तक पढ़ाएगी। तो और क्या चाहिए, समझ में आएगी नहीं। तो ये सब क्या है बच्चा, एक तरीके का इंसेंटिव्स है। टैक्स में रिलीफ मिलता है, अगर आपके एक बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं तो आपको टैक्स में रिलीफ दिया जाता है। आई कि नहीं आई बात। तो ये सब क्या है बच्चा, इंसेंटिव्स है, प्रोत्साहन है जो आपको दिया जा रहा है। अरे समझ में आई कि नहीं आई बात। तो ये सब तरीके हैं बच्चा जिससे क्या हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। क्लियर है ना। और उसी के दरमियान अभी जो किया गया था कि ये तो पुराना डाटा है कि फीमेल का एज कितना होता है बच्चा, 18 साल, मेल का कितना है 21 साल, पुराना है। अब तो दोनों का 21 साल कर दिया गया, लड़की का भी एज 21 साल कर दो, लड़के का भी एज 21 साल कर दो। अगर यही चाइल्ड मैरिज को रोका गया, अगर बच्चा खुद, अगर लड़की खुद बच्चा है और उसका पहले शादी हो जाएगा तो बच्चे की उम्र में बच्चा हो जाएगा उसे, अरे बोलो, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा ही घटेगा। पहले के टाइम में तो यही हुआ करता था। तो इसीलिए क्या किया गया बच्चा, जो हमारा जो मिनिमम एज का एज है, मैरिज एज है, उसको क्या कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है, 21 साल कर दिया गया है। क्लियर है ना। तो ये सारे कुछ मेजर्स हैं, ये सारे कुछ मेजर्स हैं जिनके थ्रू क्या किया जा रहा है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कवायद की जा रही है, तक कोशिश की जा रही है। कंट्रोल हो कहाँ रहा है, ये तो कोशिश कहीं बहुत पहले से की जा रही है। क्लियर है कि नहीं बच्चा। तुम ही लोग जैसे बच्चे हैं पढ़ाते समय सीरियसली नहीं लेते हैं और फिर बाद में अच्छा ये हो गया। चलो आगे आ जाओ।